नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की। तो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में पहाड़ का रिएक्शन क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में वन नेशन वन इलेक्शन पर नई बहस छिड़ गई है। पहाड़ प्रदेश में इस कानून की व्यवहारिकता पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में एक ओर जहां आपदा और बर्फबारी के साथ ही पहाड़ विषम भौगोलिक परिस्थितियां इसकी व्यवहारिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी गठित कर दी है। जेपीसी में लोकसभा के 27 तो वहीं राज्यसभा के 12 सदस्य होंगे। इससे पहले एक देश एक चुनाव को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ भारी हंगामा किया। वहीं केंद्र सरकार ने वोटिंग के बाद आए नतीजों के बाद इस बिल को जेपीसी में भेज दिया। राज्यसभा में जेपीसी के गठन के बाद सदन को अनिश्चितकालीन के लिए फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बिल को जेपीसी में भेजने का स्वागत भी किया है। साथ ही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था देश हित में जरूरी है। वहीं उन्होंने माना जा रहा है कि धामी सरकार की पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ कराने पर विचार भी धामी सरकार कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या पहाड़ प्रदेश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में क्या एक देश एक चुनाव संभव है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां दूसरे राज्यों से अलग होने के साथ ही अन्य चुनौतियों के चलते सरकार के लिए एक साथ चुनाव कराना पहाड़ जैसी चुनौतियों से कम नहीं। हालांकि मोदी सरकार की ओर से लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जेपीसी गठित करने के फैसले को उत्तराखंड में भी भाजपा इसका स्वागत कर रही है। भाजपा का तर्क है कि एक ओर जहां इस व्यवस्था से बार बार लगने वाली आचार संहिता से बचा जा सकता है, तो वहीं धन खर्च की भी बचत होगी। हालांकि विपक्ष भाजपा के दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। एक देश एक चुनाव जो है ये बहुत अच्छा और साहसिक निर्णय है और इससे फायदे नुकसान इसका कुछ नहीं है। फायदे ये है कि जो देश में पूरे 5 साल में चुनाव होते हैं, लगातार चुनाव के कारण जो आदर्श लगने के कारण जो विकास के प्रभावित होते हैं और विकास प्रभावित होने के साथ साथ जो खरबों रुपये का जो खर्चा चुनाव पे होता है उससे सरकारी मशीनें जो चुनाव में व्यस्त रहती है, जिस कारण सारे काम का अवरुद्ध हो जाते हैं। एक देश एक चुनाव होने से ये सब चीजें रुक जाएंगी और सरकार देश को एक अच्छी सरकार मिलेगी जो पूरे 5 साल चलेगी और पूरा राज्य और देश का एक साथ विकास होगा। केंद्र सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाए हैं। यह बहुत अच्छा है, देश के हित में है, देश की जनता के हित में है, हमारी अर्थव्यवस्था के हित में है। कुछ कठिनाइयां आएंगी, जैसे कहीं मौसम ठीक नहीं रहेगा, कहीं आपदाओं का सीजन है, लेकिन वो सब चीजें देश से ऊपर है। देश इन सबसे ऊपर है। देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन बहुत जरूरी है, तभी हमारा देश विकसित देश बनेगा। इसलिए ये लागू होना चाहिए, अतिशीघ्र लागू होना चाहिए। देखिए, कभी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करती है, कभी सरकार एक राष्ट्र एक कानून की बात करती है, कभी सरकार आपके यूसीसी की बात करती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का है, इस देश के लोकतंत्र का है कि सरकार कभी बेरोजगारी में भी बात करेगी, कभी महंगाई में बात करेगी, कभी पलायन की बात करेगी। और उत्तराखंड का उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि न कोई पलायन में चर्चा है, खनन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, उसमें कोई बात नहीं है। शराब का आप रोज़ सुन रहे हैं नया सा नया किस्सा। शराब माफिया किस तरह से सक्रिय है, किस तरीके से नशे का कारोबार
इस प्रदेश में चल रहा है उस संबंध में बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, लेकिन हमारी चुनौती है सरकार को कि जो भी करना है सरकार करे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों को निर्णय लेने का अधिकार होता है। आपको बता दें कि देश में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि 1967 के बाद इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वहीं एक ओर जहां देश भर में एक साथ चुनाव पर बहस छिड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर धामी सरकार के राज में एक के बाद एक कई चुनाव टाले गए हैं। इसके तहत निकाय, पंचायत, सहकारिता, छात्र संघ और सहकारिता के चुनाव टाले गए हैं, जिसको लेकर विपक्ष भाजपा सरकार पर हमलावर है। जो सरकार पिछले 8 सालों से हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव और पूरे प्रदेश के जिला पंचायत और पंचायतों के चुनाव एक साथ न करवा पा रही हो, वो एक नेशन एक इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और आज़ादी के बाद पूरे देश के अंदर अगर आप रिकॉर्ड उठाएंगे तो बहुत वर्षों तक एक नेशन एक इलेक्शन होता था। बाद में कुछ सरकारें समय से पहले गिर गई, इस कारण से ये पूरा चक्र बाधित हुआ है। ये कोई नई थ्योरी नहीं है, कोई नया करिश्मा नहीं है। और भविष्य में कोई भी राज्य सरकार किसी भी कारण से नहीं गिराई जाएगी, ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। अन्य जो तकनीकी दिक्कतें वन नेशन वन इलेक्शन में हैं, उस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमेशा असमंजस की स्थिति में रहती है। क्या आज ही चुनाव हो रहे हैं? क्या आज ही जो है एक चुनाव होगा पूरे देश के अंदर? मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ को इस वक्त इतनी छोटी हो चुकी है। जब उनका कार्यकाल था, आपको याद होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कम से कम 11 साल बाद चुनाव कराने का काम किया था। तो आज अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। और पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने हमेशा सबको लेकर के चलने का काम किया है। और यहाँ पर अगर चुनाव की अगर हम बात करें तो जो केंद्र की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो सपना है, उसको पूरा किस तरीके से किया जाएगा, ये जनता के साथ जनता की भावनाओं के अनुरूप इस सारी चीजों को लेकर के चला जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बेहतर सोच है कि इसमें हमारा खर्च भी कम होगा, हमारी आर्थिकी पर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़े। केंद्रीय सरकार ने अभी यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन के एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे देश के संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक आपने जिस प्रकार से नीति बनी हुई है कि विधानसभा के जो चुनाव हैं वे हर राज्य में उनका समय अलग अलग होता है और लोकसभा का समय अलग अलग होता है। उसी प्रकार से जो हमारे पंचायती चुनाव है या निकाय चुनाव है, सबका समय अलग अलग होता है। तो ये दूसरी एक तरफ तो ये बोलते हैं कि इसमें हमारे जो खर्च है उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लोकसभा या अन्य चुनाव होते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने प्रचार में। इसी प्रकार से अगर इनकी हठधर्मिता इसी प्रकार चलती रही तो आने वाले समय में ये एक नेता, एक पार्टी और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी जनता के ऊपर थोपा जाएगा। अगर जनता इसका विरोध नहीं करती है, पार्टियां इसका विरोध नहीं करती है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी है। कुल मिलाकर देश के साथ ही उत्तराखंड में एक राष्ट्र एक चुनाव पर नई बहस शुरू हो गई। हालांकि उत्तराखंड में इस कानून की व्यवहारिकता पर सवाल उठने लगे। वहीं एक के बाद एक धामी सरकार की ओर से चुनाव टालने को लेकर भी विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देश के साथ पहाड़ का प्रदेश उत्तराखंड में वन नेशन वन इलेक्शन कितना व्यवहारिक है, ये बड़ा सवाल है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेश बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टीकम राठौर, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्यनारायण सचान, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी महानुभावों का चर्चा में स्वागत करते हुए पहला सवाल राजेश बिष्ट जी से है। राजेश बिष्ट जी, उत्तराखंड में भी पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो रहा है और उसके लिए तमाम जो
तैयारियां जो थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। लोकसभा में बिल पास हो चुका है, जेपीसी के पास बिल जा चुका है और लोकसभा में जिस प्रकार से बहुमत के आंकड़े सामने आए उससे तो ये तय है कि आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो जाएगा और ये देश में लागू हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड कितना तैयार है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है, पहाड़ जैसी इस प्रदेश में समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं से दो चार उत्तराखंड हो रहा है। इनके बीच वन नेशन वन इलेक्शन कितना कारगर यहां पर साबित होगा और इससे फायदे क्या होने वाले हैं? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से इस भारतवर्ष की खूबसूरती, अगर मैं कहूं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जी, अगर हम देखें देश के प्रत्येक हिस्से का, तो हर जगह की एक अलग अपनी खूबसूरती है। पर्वतीय राज्यों की हम जहां तक बात कर रहे हैं, उत्तराखंड कोई अकेला ऐसा राज्य नहीं है जो पर्वतीय है। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जो पूर्णतः पर्वतीय हैं। हम राजस्थान जैसी व्यवस्थाओं में भी रहते हैं, हम उड़ीसा जैसे समुद्री तलों के पास भी हम लोग रहते हैं। तो हमारे इस देश की अलग सी खूबसूरती है। तो जहां तक ज्योग्राफिकल कंडीशन हम बात करते हैं इस देश की, तो सब जगह भिन्न है। तो देखिए, परेशानियां अपनी जगह पे हैं, लेकिन परेशानियों का समाधान निकालना इस लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है उनके पास जिम्मेदारी 140 करोड़ जनता ने दी है। तो निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी केंद्र सरकार को मिली है, प्रदेश सरकार को मिली है, राज्य सरकारों को मिली है, खासतौर पे वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि इस निर्णय के बाद, खासतौर पे जब लोकसभा में यह बिल पास हो गया है, जेपीसी के पास ये बिल भेज दिया गया, उसमें सभी पार्टियों के सभी सम्मानित सांसदगण रहेंगे, राज्यसभा के भी सांसद रहेंगे। तो देखते हैं वो लोग वहां पे अपने विचार कैसे रखते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन इस देश को मिलता है तो अपने आप में ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा। और जिन सरकारों ने 65 वर्षों तक इस देश में राज किया है, जबकि ये देखा गया है कि 1967 तक अगर लगातार वन नेशन वन इलेक्शन होते आ रहे थे, उसके बाद अगर वो बीच में कई राज्यों के गठन होने की वजह से और कई राज्यों में सरकारें गिरने की वजह से जिन भी कारणों से वो व्यवस्था बाधित हुई है, उसको अगर दोबारा लाया जा रहा है, इतिहास को दोहराया जा रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जहां तक जनता की बात है, जनता ने मैं जो आपकी रिपोर्ट देख रहा था, इस रिपोर्ट में मैं ये देख पाया हूं कि जिनके भी आपने व्यूज लिए, उन सब ने इस बात को बड़ा पॉजिटिव देखा और देश की 140 करोड़ जो जनता है वो इसको बड़ा पॉजिटिव देखती है। ये होगा तो देश हित में होगा। इससे जो बार बार चुनाव हो रहे हैं, इस पे एक तरह का ब्रेक लगेगा। जो चुनाव है वो समय पर एक देश में एक बार होंगे। जो इतनी व्यवस्थाएं उनको करने में जो खर्चा, आर्थिकी का बोझ इस देश के लोगों पे पड़ता है, ये कम पड़ेगा। तो कई सारे फायदे इससे देश में होने वाले हैं और इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। निश्चित रूप से राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। गिरिराज किशोर जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। गिरिराज जी, पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन कुछ ही समय में लागू हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा में बिल पास हो चुका है, राज्यसभा में भी वो उस जेपीसी गठित कर दी गई है। और बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इस पर बात कर रही थी। वन नेशन वन इलेक्शन के तमाम फायदे गिनाए गए हैं। आपको कहां आपत्तियां नजर आ रही हैं? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन से तो तमाम फायदे ही फायदे हैं, भाजपा वाले तो फायदे ही फायदे बता रहे हैं। आपके पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि 67 तक सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, तो अब नया कुछ नहीं है, इसमें लागू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मनोज जी, देश अगर वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ बढ़ रहा है जी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मेरे हिसाब से इसको अप्रिशिएट करेगी। अगर आर्थिक बोझ, अगर वाकई देश कहीं जो है लाभान्वित होने वाला है, निश्चित रूप से बोझ कम होना है, ये तो पक्का है। जो खर्चे जो होते हैं, एक खर्चा उस पे होगा वन नेशन वन इलेक्शन में। अगर हम आगे बढ़ते हैं इस पे, आज लोकसभा में पास हो चुका है, जेपीसी के पास है, निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर ये सारी चीजें होती हैं तो इसमें एक बात जरूर इससे पहले ध्यान हमें निश्चित रूप से, ये आज मनोज जी सरकार को ये जरूर देखना होगा कि आज तक सरकार, अगर उत्तराखंड को आप अभी लेके चल रहे थे कि उत्तराखंड का क्या इस पे रोल होगा, उत्तराखंड कहां तक इसको अप्रिशिएट करता है जी। आज की जो स्थिति है ग्राउंड पे मनोज जी,
निश्चित रूप से जिस प्रदेश में 1 वर्ष तक बिना छोटी सरकारों के गठन के जनमानस हो, निश्चित रूप से नगर निकाय की तरफ सरकार जो शासित है भाजपा की, वो आगे ना बढ़ पाए, पंचायत चुनाव में आगे ना बढ़ पाए। निकाय चुनाव में 1 वर्ष 2 दिसंबर 2023 को कार्यकाल पूर्ण हो जाता है निकाय। आप लोग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अभी तक छोटी सरकारों का गठन नहीं हो पाया है। स्वयं सोचिए जी, अगर आप लोग जो है वाकई ऐसी स्थिति में ग्राउंड पे हैं, भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, और आज बात अगर हो रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन, सुनने में बहुत अच्छा सब लग रहा है, लेकिन मनोज जी इसमें वाकई देखना होगा कि सारे चुनावों को साथ में लेके निश्चित रूप से आगे बढ़ना, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सवालिया निशान भी खड़ा हो, सवाल किस पे बनता है। और नहीं, वही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो सवाल कौन से हैं जो आपके द्वारा उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यवस्था ऐसी है, कोई कानून ऐसा है जो देश को लाभ पहुंचा रहा है, तो वो लागू होना चाहिए। और इसमें आपत्तियां जो हैं आपकी तरफ से जो जताई जा रही हैं आपत्तियां, वो आपत्तियां क्या हैं, कहां नुकसान हो रहा है? मनोज जी, आज अगर मैंने एक एग्जाम्पल दिया उत्तराखंड से, मैंने कहा कि निकाय चुनाव अभी तक न करवाना संपन्न, सरकार निश्चित रूप से कटघरे में नहीं होती। एक बात और मैं रखना चाहूंगा मनोज जी कि हम लोगों के पास मैन पावर जो है, अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं मनोज जी, तो ये निश्चित है कि मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। मैन पावर की स्थिति क्या है? अगर निश्चित रूप से ये बात मैं रख रहा हूं, तो वाकई आज तक चुनाव में देखा गया है मनोज जी कि चुनावी जब माहौल बनता है, निश्चित रूप से इलेक्शन की तरफ जब देश जाता है, तो एक शिक्षक जो अपने विद्यालय में जो अपना समूचा समय देता है, वो शिक्षक 2 और 3 महीने तक लगभग इसी कार्यवाही में लगा रहता है, लगभग जो उसका तो एक जो पूरी तरह से उसको इलेक्शन की तरफ अगर हम बढ़ रहे होते हैं, तो 3 माह कम से कम 2 और 3 माह तक वो बच्चा जो शिक्षा, अरे इसी का तो इलाज, इसी से निजात दिलाने के लिए तो ये राजेश बिष्ट जी कानून लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि बार बार कर्मचारी जो है वो बार बार इंगेज होते हैं, बार बार इलेक्शन में ड्यूटी लगती है, कभी इस इलेक्शन में कभी उस इलेक्शन में, तो उससे उसको तो फायदा होगा ना। किशोर जी, पार्टी की तरफ से अगर ये बात करण महाराज जी के नेतृत्व में रख रहा हूं मैं कि मैन पावर भी देखनी पड़ेगी, आपको सारी चीजों को बैलेंस होकर चलना पड़ेगा। निश्चित रूप से आर्थिक बोझ अगर कम होने वाला है देश पे, तो ये अप्रिशिएट करने लायक कदम है, इस पे कहीं दो राय नहीं। ठीक है, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से कांग्रेस को किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि छोटी पार्टियों को खत्म करने का है, छोटी पार्टियों में भ्रम पैदा करने की बातें सामने आ रही कि उनको खत्म करने का ये प्लान है, और भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, फेडरलिज्म खत्म हो जाएगा, इसके संविधान की भावना के खिलाफ, तमाम ऐसी बातें की जा रही हैं। ठीक है किशोर जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ टीकम राठौर जी यूकेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। टीकम राठौर जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में लागू होने जा रहा है, आपको लगता है कि इससे कोई नुकसान होने वाला है, या भाजपा ऐसे ही ढिंडोरा पीट रही? देखिए मनोज जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन जी, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सत्ताधीश पार्टी है, यदि वो आज भारत के लिए बात करना चाहती है तो अच्छी बात है, हम अच्छी बात बताएंगे, लेकिन इसको सफल बनाना बहुत कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि जब किसी राज्यों की जो सरकारें हैं जब वो गिरेंगी, तो जो ये राष्ट्रपति शासन का जो पीरियड है जी, इसको कतई ना बढ़ाया जाए। और जो ये जेपीसी लोकसभा में 27 सदस्यों की और जो राज्यसभा में 12 सदस्यों की जो गठित हुई है, इस पे भी विद्वान लोगों को रखा जाए, ये हम सुझाव देना चाहते हैं। छोटी पार्टी हो जरूर है, लेकिन बुद्धिमत्ता का परिचय तो हम दे ही सकते हैं, बेशक ये भारत के नागरिक होने के नाते भी हम बता सकते हैं, वो बुद्धिजीवी लोग हों, ताकि इसके जो ये कई विधानों में, जो संविधान में जो कई संशोधन आएंगे, उसके तोड़ निकालने के लिए इनके पास एक ऐसी कठोर नीति बन पाए ताकि किसी के जो मूल्यों का हनन ना हो, उसके नैतिक अधिकारों का हनन ना हो, चाहे वो क्षेत्र की पार्टियां हो, चाहे वो छोटी पंचायतों की सरकारें हो। ये तमाम बिंदुओं पर इन गठित की गई जो टीमें हैं उनको ये मंथन करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात। इसमें हम एक बात और कहना चाहते हैं
जो संशोधन आएंगे जी। संशोधनों में विशेषकर इस बात का भी जरूर ध्यान रखा जाए कि जो छोटी सरकारें हैं, छोटी सरकारों के जो दायित्व हैं, जिस प्रकार से ये बार बार छोटी सरकारों को राज्य सरकारें परिवर्तन समिति की तरफ चली जाती है और इसका जो लाभ है वो अपने पार्टी की तरफ मोड़ती है। इस परिवर्तन समिति के लिए भी कुछ नए कानून का विधान बनाया जाए ताकि जो यदि ये परिवर्तन समिति आती है तो ये जो विपक्ष का जो छोटी सरकार का जो सत्ताधीश है, उसके विपक्ष का जो नेता है वो पद उसके पास जाए ताकि उसको ये भय रहे कि यदि मैं ये परिवर्तन समिति की तरफ बढ़ता हूं तो ये पीरियड काल इनके पक्ष में चले जाएगा और निश्चित वो रूप अपने से इस रणनीति में सुधार करने की कोशिश करे। टीकम जी, और निश्चित एक रूप सुझाव से मैं और भी इन केंद्र को देना चाहता हूं महोदय जी कि जो सरकार अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है, मुझे लगता है कि यदि ये सरकारें, केंद्र सरकार यदि एक राज्य एक इलेक्शन की तरफ बढ़े तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है। टीकम जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण सचान जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के आपको बता दें प्रवक्ता हैं। सचान साहब, आपका भी चर्चा में स्वागत है। सचान साहब, कई लोगों को आपने सुना, बीजेपी प्रवक्ता को आपने सुना, यूकेडी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता को भी आपने सुना। आप अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार से देंगे? वन नेशन वन इलेक्शन से देश और प्रदेश को क्या फायदा होने जा रहा है? बीजेपी लगातार फायदे गिना रही है और अगर नुकसान है तो आप बता दीजिए। देखिए, जो बीजेपी फायदे गिना रही है कि आर्थिक बोझ कम होगा और जो समय से चुनाव हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है और समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है कि एक देश एक चुनाव जी, ये तानाशाही की तरफ जाएगा। हमारा संविधान, जब हमारे यहाँ एक संविधान है और हमारे यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी, रीजन, क्षेत्र, लैंग्वेज डिफरेंट है और ये एक बड़ा देश है जो पूर्व राष्ट्रपति जिनको चेयरमैन बनाया गया था, उन्होंने अध्ययन जो किया है, स्टडी की है, वो छोटे छोटे देशों की है। शायद उनको ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान ऐसा देश जहां पर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक डिफरेंट सोच, डिफरेंट धाराएं ये सब है। तो ये जो एक्चुअली बेसिकली बीजेपी का एक नया नारा है, ये डिक्टेटरशिप की तरफ, ये लोकतंत्र और एक तंत्र की तरफ अगर देश जाता है। सचान साहब, इसमें किस कैसे आपने कह दिया 67 तक तो यही व्यवस्था थी, अब बीजेपी कुछ नया करने जा रही है क्या? नया तो करने नहीं जा रही। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पास जाएंगे और समझेंगे कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन से देश और प्रदेश को क्या लाभ होने जा रहा है और जो तमाम जो आपत्तियां हैं, तमाम भ्रम हैं, ये भ्रम कैसे दूर होंगे और ये जो भ्रम है क्या ये वास्तव में भ्रम है या ये समस्याएं भी हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन पर पहाड़ के रिएक्शन की। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे कुलदीप राणा जी के पास आते हैं। कुलदीप राणा जी, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आपने सुना, क्या उनके जो समस्याएं थी उनको क्या लग रहा है, उनको जिस तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी कि किस तरीके से फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? टीकम राठौर जी ने कहा कि तमाम उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही, तो निश्चित रूप से वो बातें तो अभी एक विशेषज्ञ लोगों को उसमें गठित किया गया है, उस पर चर्चा होगी, तमाम आपत्तियों पर चर्चा होगी और वो आपत्तियां दूर की जाएंगी। लेकिन ऑल ओवर अगर वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात की जाए तो देश के लिए ये कितना फायदेमंद है, क्योंकि ये सच है कि पूरे वर्ष देश कहीं ना कहीं देश में चुनाव होते रहते हैं, तमाम एजेंसियां उसमें व्यस्त रहती हैं, तमाम मैन पावर लगती है,
कितना फायदा होने वाला है देश को वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था से? राणा सर अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। देखिए मनोज, इस वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा होगा ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा जब ये व्यवस्था भारत पर लागू होगी। लेकिन यहाँ हमें कुछ चीजों को समझना होगा जी। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में एक अजीब सी परंपरा अब निकल पड़ी है कि सिर्फ विरोध ही करना है जी। और कई बार हम विरोध करने के चक्कर में यह भूल रहे हैं कि हम कहीं देश का भी विरोध तो नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए राजनीति में, ये एक अच्छी स्वस्थ परंपरा भी नहीं है जी। आज ये डिबेट बड़ी डिबेट है क्योंकि आज इसमें डॉक्टर सचान साहब बैठे हैं जी। ठीक, और ये मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर साहब आज इस डिबेट का हिस्सा हैं जी। ठीक है, विद्वान व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं। देखिए, जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ 1952 में और उसके बाद जो चीजें चली तो कम से कम 3 इलेक्शन भारत में इसी व्यवस्था के तहत चले। हालांकि उस समय इस तरह की कोई संवैधानिक या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि एक देश और एक चुनाव होना है जी। लेकिन वो इसलिए चले क्योंकि उस समय देश में लोकतंत्र का उदय हो रहा था और चुनाव एक साथ थे। शायद संविधान निर्माताओं ने भी उस समय इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि सरकारें गिराई जा सकती हैं या मध्यावधि चुनाव जैसी नौबतें आ सकती हैं या सरकारों को भंग किया जा सकता है। शायद उनकी कल्पना में न रहा हो। ठीक, मैं कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि शायद ये उनकी कल्पना में न रहा हो, क्योंकि अगर रहा होता तो शायद इस पर कोई ना कोई प्रावधान जरूर बनता। ठीक, लेकिन 1967 के बाद की जो स्थितियां हैं, 1970 के बाद की जो स्थितियां हैं, जो चीजें बदली हैं, जब सरकारें गिरी 69 में और उससे पहले जब 59 में केरल की नंबूद्रीपाद सरकार को भंग कर दिया गया। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चीजें उसके बाद व्यवस्थाएं पटरी से डिरेल होती गई एक तरीके से। आज अगर 50 साल के बाद एक व्यवस्था को लेकर के चीजें आ रही हैं, चर्चा में आ रही हैं, तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं क्योंकि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अब कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। ठीक, क्योंकि हम न सिर्फ भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं बल्कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या भी हैं जी। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा है, हमारे यहाँ विधानसभाएं हैं, हमारे यहाँ पंचायतें भी हैं। ठीक, तो भारत एक ऐसा देश है जहां ग्रामीण स्तर से लोकतंत्र की शुरुआत होती है और राष्ट्रीय स्तर तक लोकतंत्र पहुंचता है। दूसरी बात यह है कि वर्ष 1952 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त जो भारत में कुल जनसंख्या थी, कुल मतदाता थे, वो 17 करोड़ के आसपास थे, लगभग 17 करोड़। ठीक, और जो चुनाव का खर्चा आया वो बेहद कम था। लेकिन वहीं अगर हम 2024 का अभी एग्जैक्ट डाटा तो आया नहीं है, लेकिन जो 2019 के चुनाव का जो डाटा है उसके हिसाब से कुल 6,600 करोड़ रुपए जो हैं भारत के सिर्फ लोकसभा चुनाव पे खर्च हुए हैं जी। सर 2024 के चुनाव में 1115 करोड़ खर्च हुए हैं। दिए मैंने आपको, प्लीज चेक कर लीजिए। 1115 नहीं, क्योंकि 6,600 करोड़ रुपए तो 2019 के चुनाव में जी जी सही, इसमें 11,000 होगा वो जी 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 हाँ 11,000 जी जी जी। ठीक है ना, तो ये एक जो अंतर है इसमें देश के प्रति व्यक्ति पर जो बोझ पड़ रहा है जी एक चुनाव का, ठीक है, वो लगातार बढ़ते क्रम में है। ठीक है ना, वो आज 46 रुपए पर पहुंच गया। 46 रुपए एक व्यक्ति पर, एक मतदाता पर बोझ पड़ता है एक लोकसभा चुनाव का। ठीक, उसके अलावा देश में हमारे पास 28 से ज्यादा राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे देश में कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती हैं, अनहोनियां हो जाती हैं, जब हमें लोकसभा के
विधानसभा के उपचुनाव करवाने पड़ते हैं। कई बार सरकारें जो पूर्ण बहुमत में नहीं बन पाती हैं, अल्पमत की सरकारें बनती हैं, या कोalition गवर्नमेंट भी भारत में रही हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सहमति नहीं बन पाती है या चीजें बिखरने लगती हैं, तो सरकारें समर्थन वापसी में गिर जाती हैं। ऐसे कई बिंदु हैं जो एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया में सवाल खड़े करते हैं। ये ठीक है, अगर ये प्रक्रिया लागू होती है तो इस प्रकार की जो स्थितियां अगर देश में उत्पन्न होती हैं तो संवैधानिक व्यवस्था में उसके लिए क्या प्रावधान होगा। जैसे डॉक्टर सचान साहब ने भी ये बात कही कि भाई अगर सरकारें गिर जाती हैं या मध्यावधि चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, अभी मैं यूपीडी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कुछ सुझावों के साथ कहीं ना कहीं वो भी इसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। भारत में विधानसभा चुनाव में भी खर्चों का जो आंकड़ा है वो बहुत छोटा नहीं है जी, वो काफी बड़ा आंकड़ा है। ठीक, तो ये जो खर्च हैं, उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर हम औसतन देखें तो भारत में शायद प्रति माह चुनाव होते हैं। अगर हम औसत देखें तो प्रति माह हमें चुनाव दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी हैं, राज्यसभा के चुनाव भी हैं, विधानसभा के चुनाव भी हैं, उनकी आचार संहिताएं लगती है, ठीक है, और फिर निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है। तो अगर उसको देखा जाए तो ये एक बड़ा आंकड़ा इसमें निकल करके आता है। ठीक है सर, जितनी बड़ी और दूरदर्शी योजना है, इसको पूर्ण करना या इसको धरातल पर उतारना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। बेशक, क्योंकि आज देश में हम ईवीएम पर सवाल उठाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। एक दौर वो भी था जब हम बैलेट पेपर पे मोहर लगाते थे, बिल्कुल, और बैलेट लूट की घटनाएं भी हमने सुनी है, ठीक है, वो भी अखबारों में छपा करती थी। और हम, क्योंकि मैंने भी अपना पहला वोट 1998 में दिया है, तो मैंने भी वोट उससे पहले जो अटल जी की सरकार थी उस दौर में, तो हमने भी पहला जो शुरुआत हुई थी वो मतपत्र से ही हुई थी, ठीक है। उसके बाद हम ईवीएम की तरफ बढ़ते गए। तो ये दोनों चीजें हैं, भारत के संविधान और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के समन्वय को देखते हुए और भारत की जो सबसे बड़ी जनसंख्या है और चुनावी प्रक्रिया है, इस तंत्र को देखते हुए हमें ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा कि ये धरातल पर कैसे उतरता है। निश्चित रूप से सर, आपके पास आते हैं। हमारे साथ सत्यनारायण सचान जी है, सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड से। सचान साहब, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। सचान साहब, आपने आरोप लगाया कि बीजेपी की ये डिक्टेटरशिप की मानसिकता है। अगर विपक्ष कोई अच्छा काम करे, पक्ष का कोई अच्छा काम करे, तो विपक्ष सिर्फ ये आरोप लगाकर पल्ला झाड़ लेगा कि ये डिक्टेटरशिप है। अगर देश एक अच्छी व्यवस्था की तरफ जा रहा है, एक अच्छी व्यवस्था की तरफ अगर जा रहा है, उसमें आपत्तियां हो सकती हैं सर, उसमें आपत्तियां हो सकती हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, ये दिक्कत, लेकिन वो मनसा ही उस मनसा पर ही सवाल खड़े करना, ये कहां तक ठीक है? देखिए जी, जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में आम जनता का, नेताओं का माइंड सेट है जी, सरकारें गिराई जाएंगी। अभी आपने जो मोदी जी जो वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, उन्होंने कितनी सरकारें गिराई हैं ये सब लोग जानते हैं। सर, सरकारें पहले भी गिरी हैं, पहले भी गिरी है सर सरकारें। मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ। तो वन नेशन, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान के जहां पर मैंने बताया कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जी, और ईस्ट वेस्ट सब, यहाँ पर जो एक समस्याएं हैं वो एक रूप नहीं है जी। दूसरा, मैं उत्तराखंड के बारे में बताना चाहूंगा। अगर एक साथ चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा सफरर छोटे राज्य होंगे, उनमें उत्तराखंड एक है। तो इस वजह से, क्योंकि उत्तराखंड की जब चुनाव होता है तो यहाँ हमारे बहुत स्थानीय स्तर के वो बातें, और अभी देखिए क्या हो रहा है कि हम उन बातों को उठा नहीं पाते हैं। इस वजह से पूरी तरीके से देश के फेडरल स्ट्रक्चर को, और इसमें कई संविधान की जो कई धाराएं हैं उनको संशोधन करना पड़ेगा, उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा।
सर जेपीसी, इसीलिए जेपीसी में ये बिल गया है, अब उस पर चर्चा होगी, सभी पार्टियों से उसमें विद्वान चुने गए हैं, उसमें आपत्तियां जो भी होगी, कोई भी कानून इसी तरीके से लागू होता है, तमाम पक्ष और विपक्ष की आपत्तियां होती हैं, उसके बाद लागू होता है। लेकिन अगर मंशा ठीक है, क्योंकि देश एक अच्छी व्यवस्था की तरफ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका स्वागत होना चाहिए। ठीक है, राजेश बिष्ट जी आपके पास से एक बार फिर से आना चाहेंगे। राजेश बिष्ट जी, सचान सर ने तमाम आपत्तियां जताई कि जो तमाम और भी संशोधन करने पड़ेंगे, कानून में संशोधन करने पड़ेंगे, और भी तमाम राज्यों में किस किस तरीके से दिक्कतें होंगी, मध्यावधि चुनाव होंगे, उसको लेकर भी तमाम भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मध्यावधि चुनाव के वजह से ही ये व्यवस्था लागू हो गई, क्योंकि 67 तक व्यवस्था जो थी वो वन नेशन वन इलेक्शन की ही थी। लेकिन अलग अलग राज्यों में मध्यावधि चुनाव हुए और व्यवस्था आज जिस व्यवस्था में है उसका उत्तरदायित्व इसी व्यवस्था पर जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव, इसको लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे आप इन सवालों का जवाब देंगे और इसको लेकर क्या प्रारूप बनेगा ताकि जो आपत्तियां हैं वो भी दूर हो सके और एक बेहतरीन कानून जो देश के लिए, देश के विकास में उपयोगी हो और देश को आगे ले जाने में सहयोगी हो? मनोज जी, मैं ये मानता हूं कि देश के अंदर जब किसी भी पार्टी की सत्ता होती है तो विपक्ष होना बहुत जरूरी, लेकिन इसके साथ साथ विपक्ष समझदार और सहयोगी हो, ये होना बहुत कठिन है। क्योंकि आदमी आरोप बड़ी आसानी से लगा लेता है, लेकिन जब इतिहास के पन्नों को हम देखते हैं पीछे, तो हमें नजर आता है कि जो राजनीतिक और क्षेत्रीय पार्टियां जो रही, जो क्षेत्रीय पार्टियां रही, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड उसका हिस्सा हुआ करता था, किस प्रकार की गुंडागर्दी हुआ करती थी, लोकतंत्र की हत्या किया जाती थी, अपने एक विशेष समाज के एक जाति के लोगों को भर्तियों में सबसे सर्वोच्च पद पे बिठाया जाता था। आप वास्तविकता पे आइए। ठीक है बिष्ट जी, राजेश बिष्ट जी, इसका वन नेशन वन इलेक्शन से कोई वास्ता नहीं है, आप मुद्दे पे बात करिए। गुंडागर्दी की जाती थी, तो उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है लोकतंत्र की चिंता ऐसे मतलब पार्टी के लोगों के द्वारा बहुत अच्छी नहीं लगती है। देश के द्वारा चुनी हुई सरकार को जिन लोगों ने बैठाया है, वो चाहते हैं कि इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो। अगर इन लोगों से लोगों को किसी प्रकार की कोई उम्मीद होती तो ये चुने जाते। इनकी संख्या घटने का कारण ही यही है कि ये देश हित में बात नहीं करते हैं, इन्हें देश की जनता से सरोकार नहीं है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में कौन बैठा है, कहां बैठा है, लेकिन इनको अपने घर पे अपना शासन चाहिए। तो मैं ये मानता हूं आरोप लगाना अलग चीज है, लेकिन समझदारी से आरोप लगाना दो अलग बातें हो जाती है। आज हम बात करें वन नेशन वन इलेक्शन, जो बहुत ही गंभीर और सीरियस मुद्दा है इस देश के लिए। अगर कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव के टाइम पे किसी प्रकार की जनता से अगर वादे करती है, उनके मन को टटोलते हुए कोई बात रखती है और उसको किसी प्रकार से पूरा करने की कोशिश करती है, तो राजनीतिक पार्टियों का सवाल होता है भाई ये क्यों कर रहे हैं, और अगर उन्हीं कार्यों को ना किया जाए तो ये काम अब तक क्यों नहीं हुए। तो इनके मन की बात तो नहीं हो पाएगी। जेपीसी में लगभग सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित सांसद बैठे हुए हैं। मैं ये मानता हूं जब वो उस बिल के बारे में चर्चा करेंगे तो इसका निर्णय बहुत अच्छा निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा और सबके हित के लिए निकलेगा। और सवाल अभी जब तक बिल पेश होने के बाद खास तौर पे जब लोगों के बीच में आएगा तो उसकी जो प्रतिक्रियाएं रहेंगी, जो वो लोगों पे लागू होगा, राज्यों पे लागू होगा, देश पे लागू होगा, तो उसका कुछ और प्रारूप होगा। तो बहुत जल्दी कयासबाजी लगाना मेरे को लगता है कि जल्दी रहेगी जी। थोड़ा सा अगर हम लोग इंतजार करें तो चीजें बेहतर और सही रूप में सबके सामने आएगी। मुझे लगता है उसके बाद किसी के पास कोई सवाल नहीं बचेगा जो वो हम लोगों से कर पाए या देश की जनता से कर पाएंगे। निश्चित रूप से। ठीक है राजेश बिष्ट जी, आप बने रहे हमारे साथ। गिरिराज किशोर जी, राजेश जी ने कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सभी जो जेपीसी में तमाम विद्वान सांसद जुड़े हैं वो आपत्तियों को अपनी दर्ज कराएंगे, उस पर चर्चा होगी और एक बेहतरीन कानून देश को मिलेगा। लेकिन गिरिराज किशोर जी, अगर बात किया जाए तमाम इस एक देश एक वन नेशन वन इलेक्शन से तमाम फायदे भी हैं। काले धन का इस्तेमाल चुनाव में होता है, ये साफ तौर पर है और उस पर लगाम लगाने की बात लगाम लगेगा। सरकारी कर्मचारियों का समय जो खराब होता है अलग अलग चुनाव में, छोटे चुनाव हों बड़े चुनाव हों, और सबसे बड़ा जो सवाल है वो देश पर बड़ा बोझ पड़ता है। स्टेट इलेक्शन और जो राष्ट्र के इलेक्शन होते हैं, अलग अलग चुनाव में बड़ा जो भार पड़ता है देश पर, वो भार नहीं पड़ेगा। तो ये देश के लिए तो बेहतर है। राज किशोर जी, गिरिराज किशोर जी, जी मनोज जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात आज हो रही है डिबेट,
निश्चित रूप से जब ये इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा, जी, इसमें जो जिस तरह के लकुनाज जो दिख रहे हैं, अगर निश्चित रूप से टीकम जी ने भी बात रखी, कुलदीप राणा जी ने बड़ी छनी हुई बात रखते हैं। बिल्कुल। कुलदीप जी जब भी बात करते हैं बड़ा छना हुआ उनका जो बड़े को फिल्ट्रेट होके जो बातें होती है, निश्चित रूप से जी, आज उन्होंने जितनी बातें रखी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि सर्वदलीय, निश्चित रूप से उसमें सारे लीडर्स हमारे होंगे। जो जेपीसी है वो निश्चित रूप से एक क्षण के सारी चीजें आएंगी, और कांग्रेस पार्टी आज मनोज जी, अगर देश कहीं लाभ पाने वाला है, देश अगर वन रैंक वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ अगर जा रहा है, और वाकई उसकी इम्प्लीमेंटेशन धरातल में भाजपा सही इंटेंशन लिए हुए अगर उतर रही है, तो निश्चित रूप से इसको अप्रिशिएट किया जाए। अगर बोझ कम होना है, एक इलेक्शन और एक नेशन होना है, लेकिन आज भाजपा से मनोज जी जब सवाल बन रहे हैं, तो सवाल इसलिए बन रहे हैं जी कि अगर छोटी सी बात अपने राज्य की अगर हम ले रहे हैं, उत्तराखंड की, अगर ये लोग निकाय की तरफ एक वर्ष तक नहीं बढ़ पाए, अगर वाकई छोटी सरकारों का गठन नहीं करवा पाए, तो वाकई जो मैन पावर की बात मैंने रखी मनोज जी, अगर करण महाराज जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ये बात रख रही है कि मैन पावर भी आपको देखनी होगी, निश्चित रूप से इतना विशाल एक सारा चुनाव को साथ में लेना, उस तरफ बढ़ना, निश्चित रूप से वो इस तरफ जो है इशारा कर रहा है कि सरकार वाकई पूरी सिंसियरिटी को लिए इसमें इंप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़े। निश्चित रूप से जहां अप्रिशिएशन बनता है, अप्रिशिएशन बनता है जी, ये निश्चित है। अगर बोझ कम होने वाला है, कहीं आर्थिकी वाकई हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा बजट उसमें जाता है, अगर वो एक सीमित बजट लिए हुए होता हुआ दिख रहा है, तो अप्रिशिएशन बनता है। ठीक है, ठीक है। गिरिराज किशोर जी आपके पास आते हैं, टीकम राठौर जी आपके पास आते हैं। टीकम राठौर जी, कुलदीप राणा जी ने भी कहा कि ये व्यवस्था जो है काफी जटिल व्यवस्था है और बड़ी चुनौती भी है। देश बड़ा है हमारा, तमाम विविधताओं से भरा हमारा देश है, तो कोई भी इस तरीके का कानून इतना आसानी से लागू हो जाएगा, इतना आसानी से सारी आपत्तियां दूर हो जाएंगी। कठिनाइयां तो जरूर हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच से अगर कोई अच्छा रास्ता निकल रहा है तो उस रास्ते का स्वागत होना चाहिए। आपने तमाम आपत्तियां दर्ज कराई, निश्चित रूप से जेपीसी में तमाम विद्वान सांसद हैं, वो अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगे, तमाम चीजें हैं। गिरिराज किशोर जी ने कहा कि जो चीजें छन के आएंगी, अगर सब कुछ बेहतर रहता है तो आपकी पार्टी इस कानून का समर्थन करेगी। राठौर जी, देखिए मनोज जी, जैसे डॉक्टर सचान जी ने भी कहा, बहुत विद्वान आदमी है जी, राणा जी ने बहुत विद्वान आदमी है, हमारे प्रोफेसर रहे। हम ये कहना चाहते हैं, मान लिया किसी राज्य की सरकार गिरती है और केंद्र में किसी और दल की सरकार है जी, और वो मान लिया पीरियड हो जाता है 2.5 वर्ष का, तो क्या आप राष्ट्रपति शासन इतना बढ़ाओगे? ये कई संशोधन होने हैं, और एक जगह नहीं होने हैं, ये कई जगह संशोधन होने हैं जी। तो ये जो संशोधन है, इस संशोधन की क्या सीमाएं रहेंगी? इसमें भी तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन होगा। और जो डिक्टेटरशिप की इन्होंने बात की, जब ये इलेक्शन नहीं होंगे जी, तो यहाँ डिक्टेटरशिप साफ दिखेगी। ये भी बिल्कुल क्लियर, इसमें प्रमाण मिलेंगे इसके, या प्रवृत्ति बड़ा बनाएंगे। कहीं ना कहीं जो भी संविधान के अंदर एक्ट बने हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं छेड़खानी होगी। और हम तो ये चाहते हैं, ठीक है, वन इलेक्शन वन नेशन जो आपका जो मानना है, अच्छी बात है, लेकिन ये सारी चीजें संभव नहीं है। यदि आप ये कहें कि मृत्यु और जन्म एक साथ हो जाए, तो क्या ये संभव है? ये इसमें यही कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है। हमारे विद्वान व्यक्ति बैठे हैं हमारे बीच में, ये पिता समान है हमारे, तो मृत्यु और जन्म एक ही दिन तो नहीं हो सकता। तो इसमें ये दोनों विषमताएं, ठीक है, इसको कुलदीप राणा जी से समझते हैं। उससे पहले जी, लोकसभा और राज्यसभा को छोड़कर विधान एक राज्य एक चुनाव, ये संभव हो सकता है। इसके यदि तर्ज पर भारत सरकार बढ़ना चाहती है तो ये सफल भी होगा।
ठीक है टीकम राठौर जी, कुलदीप राणा जी से समझेंगे इसके बारे में। उससे पहले सचान जी आपके पास एक बार फिर से आएंगे। सचान जी, आपने तमाम बातें कही हैं, आप अनुभव और तमाम चीज़ें आपने देखी है, आपका अनुभव भी है, चीज़ों को दूरदृष्टि से देखते हैं आप। लेकिन अगर कुल मिलाकर अगर ये कानून जो है सारी आपत्तियों को दूर करके अगर ये बेहतर कानून होता है तो आप इस कानून का समर्थन करेंगे? देखिए, ये हाइपोथेटिकल प्रश्न है जो आपने पूछा जी। हाइपोथेटिकल इस वजह से है कि जेपीसी अल्टीमेटली क्या संशोधन लाएगी। मेरा जो सबसे बड़ा है, मेरा सर सवाल इसीलिए मेरा था कि अगर जो आपत्तियां आपकी वो आपत्तियां अगर सब ठीक हो जाती हैं तो विरोध किस लिए? विरोध सिर्फ विरोध के लिए, ये इसलिए सवाल। देखिए, ये आपत्ति नहीं है जी। सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर कुठाराघात है जी। और जब फेडरल स्ट्रक्चर जो मूल भावना है उस पर अगर कुठाराघात है तो ये जेपीसी उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, ये एक जो मैंने कहा, ये वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन लीडर, इट विल कल्मिनेट इनटू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कल्मिनेट होगा तो हमारे देश के लिए बहुत घातक होगा। ठीक है सचान साहब जी। जी, मैं उत्तराखंड के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ। जितने भी छोटे राज्य हैं इनकी हैसियत बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं कुलदीप राणा जी। आपने सचान सर को सुना, सचान सर की जो आपत्तियां हैं क्या कितनी जायज हैं वो, और क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं सचान साहब की चिंताओं को काटूंगा नहीं जी। उनकी चिंताएं अपनी जगह वाजिब हैं, ठीक। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा इस पे कि भारत के अगर हम लोकतांत्रिक इतिहास को देखें तो भारत की जनता ने हर निर्णय को स्वीकार किया है जी। भारत में इमरजेंसी लागू थोपी गई, जनता ने उसको भी स्वीकार किया। भारत का लोकतंत्र उस अंधेरे से भी निकला और फिर आगे बढ़ा जी। ठीक। नोटबंदी हुई, इंदिरा गांधी ने नोटबंदी की, भारत की जनता ने उसको भी स्वीकार करा, उससे भी आगे बढ़े। ठीक है। उसके बाद गांव में बैलेट बॉक्स हटा, ईवीएम आया, भारत की जनता ने उसको भी स्वीकार किया जी, उससे भी आगे बढ़ी। 70 साल से जम्मू कश्मीर में धारा 370 का जो मुद्दा था, जो बड़ा विषय बना रहा भारत की अखंडता को लेकर के, वो हटा, भारत की जनता ने उसको स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा जी। 500 साल का राम मंदिर का जो विवाद रहा, कोर्ट का निर्णय आया, जनता ने उसको स्वीकार किया, देश आगे बढ़ा। मैंने ये जितने 5-6 ये मुद्दे बताए जी, इन मुद्दों पर जनता ने इन सारी चीजों को स्वीकार किया, सही को भी स्वीकार किया और गलत को भी स्वीकार किया जी। ठीक, जनता ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन विरोध किसने किया? भारत के राजनीतिक दलों ने जी। ठीक है। आज जो हम स्थिति है, आज अगर भारत में एक देश एक चुनाव हो जाता है तो भारत की जनता, मुझे लगता है कि भारत की जनता इसको भी स्वीकार कर लेगी और फिर आगे भी बढ़ जाएगी जी। ठीक। समस्या जनता की नहीं है, चिंताएं जनता के बीच में नहीं है, चिंताएं हैं राजनीतिक दलों के बीच में। निश्चित रूप से भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो भूमिकाएं हैं, कहीं ना कहीं उन पर सवाल खड़े हो रहे। ठीक है, आपत्तियां नहीं है, ये सवाल हैं। बिल्कुल सही सवाल है कि अगर कहीं मध्यावधि चुनाव होता है, कहीं सरकार गिर जाती है, राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति होती है, तो उस स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन के जो फॉर्मेट में क्या व्यवस्था होगी, ये एक चिंता है। ये चिंता सभी लोगों की है, सभी राजनीतिक दलों की है। ठीक है, वो आगे जब चीजें निकल करके आएंगी उसका वो निदान तभी होगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ऐसा होता है, एक देश एक चुनाव होता है, तो भारत के चुनाव पर जो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं जी, और उसके साथ साथ जो अरबों खरबों रुपए की ब्लैक मनी इसमें इन्वॉल्व होती है, वो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। और मध्यावधि चुनाव
उपचुनाव से देश आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से कुलदीप सर, माफी के साथ समय आगे इजाजत नहीं देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस गंभीर चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और मुद्दा जो आज का रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर, तो तमाम सवाल विपक्षी दलों के हैं और इन सवालों के जो जवाब हैं वो निश्चित रूप से मिलने चाहिए। और इसके बाद जब एक बेहतरीन कानून जो है विपक्ष और सबको भरोसे में लेकर एक शानदार कानून देश को मिलना चाहिए। फिलहाल देश की बात में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।